परिदृश्य में आपका स्वागत है। आज हम हर्मेस की दुनिया में जरा गहराई से उतर रहे हैं। आजकल देखिए LVMH यानी लुई विटॉन, मोएट हेनेसी समूह और केरिंग, जिसमें गुची जैसे बड़े ब्रांड्स हैं, इनकी बिक्री थोड़ी धीमी पड़ रही है, लेकिन हर्मेस वो लगातार आगे बढ़ रहा है। सवाल है कैसे? हमारे पास CNBC के एक विश्लेषण से कुछ काफी दिलचस्प बातें हैं इस पर। आज का मकसद साफ है। हर्मेस की वो खास रणनीति क्या है जो लगभग 200 सालों से इसे कामयाब बनाए हुए है, खासकर वो जिसे कहते हैं एक्सक्लूसिविटी, मतलब विशिष्टता। और यहीं से मामला दिलचस्प हो जाता है। सोचिए जरा, दुनिया के सबसे अमीर, सबसे मशहूर लोग, उन्हें भी इनके सबसे फेमस बैग्स बिर्किन या कैली खरीदने के लिए इंतजार करना पड़ता है। एक तरह से अपनी योग्यता साबित करनी पड़ती है। और रीसेल बाजार में इन बैग्स की कीमत $100,000 या उससे भी ज्यादा। गजब! आंकड़े भी यही कहानी कहते हैं। देखिए, अक्टूबर 2024 तक हर्मेस का स्टॉक $22,000 प्रति शेयर पर था और मार्केट कैप $233 बिलियन से ज्यादा। और ये सब तब हुआ जब बाकी लग्जरी बाजार, कह सकते हैं, ठंडा पड़ रहा था। बिल्कुल। और इसका जो मुख्य कारण है वो है उनकी कमी पैदा करने की रणनीति, स्ट्रैटेजी ऑफ स्कार्सिटी। मतलब वो जानबूझकर मांग से कम बनाते हैं, चाहे वो उनके हैंडबैग्स हों या उनके स्टोर्स की संख्या हो, यहाँ तक कि ऑनलाइन बिक्री भी लिमिटेड रखते हैं। इससे सिर्फ एक्सक्लूसिविटी ही नहीं बनती, बल्कि ब्रांड की वैल्यू, उसकी एक चाहत बनी रहती है। ये चीज जितनी मुश्किल से मिले उतनी ही कीमती लगती है ना? हाँ, ये तो कमाल की बात है कि ये रणनीति ग्राहकों को नाराज नहीं करती, बल्कि और खींचती है। इसकी शुरुआत तो काफी पुरानी है। 1837 में पेरिस में थियरी हर्मस ने की थी। वो पहले शाही परिवारों के लिए घोड़ों के साथ सामान बनाते थे। जी, और फिर आए ये मशहूर बैग्स। केली बैग का नाम जुड़ा राजकुमारी ग्रेस केली से, और बिर्किन बैग का नाम पड़ा अभिनेत्री जेन बर्किन के साथ एक अचानक हुई मुलाकात के बाद। तो इतिहास और कारीगरी तो है ही। लेकिन ये सिर्फ इतनी सी बात नहीं है। वह अपने जो अल्ट्रा रिच ग्राहक है ना, उनकी जीवन शैली को बहुत बारीकी से समझते हैं और उसी हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और एक और खास बात है, वो ब्रांड एम्बेसडर पर ज्यादा निर्भर नहीं रहते, विज्ञापन पे भी बहुत कम खर्च करते हैं। ये अपने आप में बड़ा फर्क है दूसरे लग्जरी ब्रांड से। अच्छा, तो फिर किसी को वो बर्किन या केली बैग चाहिए तो करना क्या पड़ता है? सुना है बहुत मुश्किल है। मुश्किल? हाँ, कह सकते हैं। आसान तो बिल्कुल नहीं है। ग्राहकों को पहले सेल्स एसोसिएट के साथ एक रिश्ता बनाना पड़ता है। मतलब पहले ब्रांड की कई दूसरी चीजें खरीदनी होती हैं, काफी सारा पैसा खर्च करना होता है, तब जाके शायद उन्हें वो बैग खरीदने का मौका मिले। और एक सीमा भी है, एक ग्राहक साल में सिर्फ 2 ही ऐसे खास बैग खरीद सकता है। सिर्फ 2? अच्छा, तभी तो ये इतना बड़ा स्टेटस सिंबल है। ये सिर्फ महंगा नहीं है, इसे पाना ही अपना आप में एक उपलब्धि जैसा है। सही कहा। और ये सब वो कर पाते हैं क्योंकि कंपनी वर्टिकली इंटीग्रेटेड है। मतलब डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग, फिर स्टोर में बेचने तक ज्यादातर काम वो खुद ही संभालते हैं। और आज भी जो संस्थापक परिवार है, उनका काफी नियंत्रण है कंपनी पर। वो लोग मीडिया से भी थोड़ी दूरी बनाकर रखते हैं, इंटरव्यूज वगैरह कम देते हैं। इससे एक रहस्य सा बना रहता है ब्रांड के इर्द गिर्द। ये एक्सक्लूसिविटी इतनी लुभावनी है कि LVMH के मालिक बर्नार्ड आर्नल्ड, उन्होंने भी एक वक्त पर कंपनी में 20% से ज्यादा हिस्सेदारी खरीद ली थी। हालांकि अब वो हिस्सेदारी बहुत कम हो गई है, शायद 2% से भी कम। जी, और निवेशकों का भरोसा भी देखिए इनका। जो प्राइस टू अर्निंग्स रेशो है, वो अपने कॉम्पिटिटर्स से लगभग 2 गुना है। जबरदस्त। और हाल के आंकड़े भी यही बताते हैं। 2024 के तीसरी तिमाही में जहां LVMH और केरिंग की बिक्री गिरी, वहीं हर्मेस ने डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई। ये उनकी रणनीति की ताकत दिखाता है। लेकिन क्या आगे सब कुछ ऐसा ही रहेगा? मतलब कोई चुनौती नहीं? सुनने में आ रहा है कि लग्जरी बाजार में एक करेक्शन चल रहा है। जो ग्राहक कभी कभार महंगी चीजें खरीदते थे, वो अब थोड़ा पीछे हट रहे हैं। हर्मेस पर भी इसका हल्का असर तो दिखा है। 2024 की तीसरी तिमाही में बिक्री वृद्धि पिछले साल के मुकाबले थोड़ी कम हुई है। हाँ, ये सही है। और आगे चीन, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, इन बाजारों की हालत पर भी निर्भर करेगा कि ये ट्रेंड कैसा रहता है। कीमतें भी तो लगातार बढ़ी हैं, पिछले कुछ सालों में करीब 16% और इस साल भी शायद 8% के आसपास। एक चुनौती ये भी हो सकती है कि उनके जो क्लासिक उत्पाद हैं, जैसे बर्किन, केली, क्या वो हमेशा इतने ही प्रासंगिक बने रहेंगे? शायद उन्हें लेदर गुड्स के अलावा दूसरी कैटेगरीज
जैसे घड़ियां हैं, उनमें भी वैसे ही आइकॉनिक, वैसे ही प्रतिष्ठित उत्पाद बनाने पर ध्यान देना होगा। और हाँ, वो नकली उत्पादों का मसला भी तो है, काउंटरफिट्स। ये बाजार बहुत बड़ा है, करीब $4.5 ट्रिलियन का। ये भी एक सिरदर्द होगा। और जानवरों की खाल के इस्तेमाल से जुड़े नैतिक सवाल, सस्टेनेबिलिटी की बातें, ये भी बढ़ रही हैं। जी। और जलवायु परिवर्तन का असर उनकी सप्लाई चेन पर भी पड़ सकता है, चमड़े की क्वालिटी वगैरह पर। बिल्कुल। लेकिन शायद जो सबसे बड़ी, सबसे सीधी चुनौती है, वो उनकी अपनी एक्सक्लूसिविटी रणनीति से ही आ रही है। मार्च 2024 में कैलिफोर्निया में एक मुकदमा दायर हुआ है हर्मेस के खिलाफ। अच्छा? किस बारे में? आरोप ये है कि ग्राहकों को बर्किन खरीदने के लिए पहले हजारों डॉलर्स की दूसरी चीजें खरीदने पर जो मजबूर किया जाता है, वो एंटी ट्रस्ट कानूनों का उल्लंघन है। इसे टाइंग कहते हैं, जो गैर कानूनी हो सकता है। और अक्टूबर 2024 में इस मुकदमे को और विस्तार दिया गया है, ज्यादा डिटेल्स के साथ। ये मामला उनके पूरे बिजनेस मॉडल के लिए काफी अहम साबित हो सकता है। ओह, तो ये तो एक बड़ा मोड़ हो सकता है। तो फिर संक्षेप में कहें तो हर्मेस की सफलता टिकी है उसकी मजबूत विरासत पर, बेहतरीन गुणवत्ता पर, और खास तौर पर उसकी वो कमी और एक्सक्लूसिविटी वाली रणनीति पर। बिल्कुल, इसी ने उसे बाजार की गिरावट से काफी हद तक बचाया है। पर भविष्य में चुनौतियां हैं। बाजार बदल रहा है, ग्राहकों की सोच बदल रही है, नैतिक और कानूनी दबाव भी बढ़ रहे हैं। तो सोचने वाली बात यह है, क्या वही रणनीति जो हर्मेस की सबसे बड़ी ताकत रही है, यानी वो हद से ज्यादा एक्सक्लूसिविटी और ग्राहकों को दूसरी चीजें खरीदने पर मजबूर करना, कहीं भविष्य में, खासकर इस मुकदमे के बाद, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी तो नहीं बन जाएगी? इस पर आगे नजर रखना वाकई दिलचस्प होगा।